नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका एसएस अचीवर्स इंस्टीट्यूट में स्वागत। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर रोज़ की तरह तैयार होंगे। हम लेके आए हैं मेवाड़ की क्वेश्चन, मेवाड़ का इतिहास पार्ट 2। 3 भागों में मेवाड़ के इतिहास के प्रश्न आपको करने हैं। पहले पार्ट में बहुत से विद्यार्थियों ने बहुत सही उत्तर दिए थे, 30 प्रश्न करवाए थे। 30 में से बहुत से विद्यार्थियों के 30 में से 30 राइट थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप इंटरेस्ट से ये प्रश्न कर रहे हैं। थोड़ी सी आवाज़ में मिस्टेक चल रही है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। ठंडा पानी भी पी लिया था, थोड़ा बोलना भी ज़्यादा पड़ रहा है आजकल, तो 1-2 दिन लगेगा। अगर कोई भी समस्या आए तो आप थोड़ा सा देख करके भी वीडियो देखना, प्रश्न सही देखना। हम लेके आए हैं मेवाड़ के इतिहास के पार्ट 2 के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 4 ऑप्शन है, 1437, 1443, 1557, 1424। नाम लेते ही आपको याद हो गया होगा। सारंगपुर का युद्ध बोलो, मालवा का युद्ध भी बोल सकते हैं। मालवा का युद्ध नहीं बोले, लेकिन 1437 की बात करो, याद आया। 1437 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के बीच में सारंगपुर का एक युद्ध लड़ा गया। और सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? दो ही राजाओं का नाम तो आपने सुन ही लिया, लेकिन कब लड़ा गया? 1437 में। जीता कौन? महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा ने जीत की खुशी में विजय स्तंभ बनाया था चित्तौड़ में, मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया था। पहले प्रश्न का उत्तर 1437। अगला प्रश्न, चंपारण की संधि किस किस के मध्य हुई थी? चंपारण, चंपारण की संधि कुंभा रणमल के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तानों के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, कुंभा और रणमल के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के बीच, सांगा और बाबर के बीच। चंपारण की संधि 1456। याद करो वो प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा मालवा और गुजरात के बीच। यानी कि महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा का राजा महाराणा कुंभा से हार गए थे सारंगपुर के युद्ध में। और महमूद खिलजी फर्स्ट जो थे, महमूद खिलजी फर्स्ट जो मालवा के थे, मध्य प्रदेश के, सीधे गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास जाते हैं। कुतुबुद्दीन शाह को बोलते हैं कि आपकी और मेरी दोनों संयुक्त सेना मिलकर के मेवाड़ के कुंभा को हराएंगे। और दोनों के बीच में एक संधि हुई इस बात के लिए, उसका नाम है चंपारण की संधि। किस किस के बीच में हुई थी? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? महाराणा कुंभा ने कितने किले बनाए? इतिहासकार श्यामलदास वीर विनोद ग्रंथ में लिखा है। तो कुल 84 में से अकेले लगभग कितने किले महाराणा कुंभा ने बनाए? 30, 25, 32, 39। मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए किले की संख्या पूछी है वीर विनोद ग्रंथ, लेखक श्यामलदास। कुल कितने किले हैं? तो आंसर होगा 32। 32 किले कुंभा ने स्वयं ने बनवाए। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाला राजा कौन था? कुंभा, राणा प्रताप, अमर सिंह, उदय सिंह। चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा के द्वारा बहुत से निर्माण करवाए गए, जिसमें से महाराणा कुंभा ने मालवा विजय की याद में क्या बनाया था? विजय स्तंभ। आंसर क्या होगा? विजय स्तंभ। कितने मंजिल का था? 9 मंजिल का। वास्तुकार कौन था विजय स्तंभ का? जेता। प्रमुख वास्तुकार जेता, बाकी इसके साथ में और भी इसके जेता, कुंजा, पोमा, नापा, मंडन नहीं होगा कभी। आ जाए मंडन, मंडन नहीं, मंडन तो कुंभलगढ़ का वास्तुकार शिल्पकार था। विजय स्तंभ का शिल्पकार जेता। विजय स्तंभ का पुनः निर्माण किसने करवाया? कभी प्रश्न पूछे आपको, स्वरूप सिंह। मेवाड़ के किस राजा ने विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया? आंसर होगा स्वरूप सिंह। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। विजय स्तंभ मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। विष्णु ध्वज विजय स्तंभ को बोलते हैं। गरुड़ ध्वज विजय स्तंभ को बोलते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न
अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका आंसर था विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा। विजय स्तंभ के बारे में सही कथन चुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह 9 मंजिल की स्तंभ है, मंडन इसका प्रमुख वास्तुकार था, सही कोट चुनिए। 2 कथन आए हैं, पहला दूसरा। क्या विजय स्तंभ 9 मंजिल का है क्या? महाराणा कुंभा ने जो भी काम किया देखो 9, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया 9 मंजिल का, महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का किला बनाया, कुंभलगढ़ के किले में 9 दरवाजे, विजय स्तंभ का किला 9 मंजिल का है, विजय स्तंभ 9 मंजिल का, ये बात तो बिल्कुल सही। मंडन इसका प्रमुख वास्तुकार था क्या? अब ये बात हो सकता है कोई कंफ्यूज हो जाए कि मंडन वास्तुकार तो था लेकिन विजय स्तंभ का नहीं था, कुंभलगढ़ का था। दूसरी बात गलत। सही कथन कौन सा है हमारा? केवल एक सही है, एक सही, 2 सही, न तो एक न ही दो, दोनों कथन सही नहीं। कौन सा सही है? तो केवल एक सही। अगला, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ? राजस्थान का पहला स्तंभ विजय स्तंभ है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, पहला स्मारक विजय स्तंभ जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। तो तारीख पूछी, तारीख थी 15 अगस्त। कौन सा सन था, कौन सा ईयर था? 15 अगस्त 1974, 86, 56, 49। सीधा सा प्रश्न। 15 अगस्त 1949 पर राजस्थान की पहली इमारत विजय स्तंभ जिसके ऊपर सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? राणा कुंभा ने मालवा के मेहमूद खिलजी फर्स्ट को हराकर जो विजय स्तंभ बनाया चित्तौड़ के किले में, वो कौन से भगवान को समर्पित है? शिव, हनुमान, राम, विष्णु। इसका जो आंसर होगा, अब विजय स्तंभ के अन्य नाम पढ़ो आप। विजय स्तंभ को गरुड़ ध्वज कहते हैं, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ, मूर्तियों का अजयबघर, मूर्तियां बहुत है। और एक नाम आता है विष्णु ध्वज, विजय स्तंभ को एक और नाम है विष्णु ध्वज। विष्णु ध्वज क्यों बोला गया? कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु। इसका आंसर भगवान विष्णु। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने खालिस्तान पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के शासक पर, मालवा और गुजरात की सेना पर, दिल्ली के सुल्तान, शाकंभरी के शासक। तो महाराणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ बनाया वो किसके ऊपर विजय प्राप्त करके बनाया? अब इसके जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न करें तो क्या आएगा, और वास्तविक उत्तर और भी देखा जाए क्या आता। देखो, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने मालवा के राजा को हराया था, नाम था मेहमूद खिलजी फर्स्ट, मेहमूद खिलजी फर्स्ट। केवल एक ही राजा को हराया था, मेहमूद खिलजी फर्स्ट, जो मालवा का राजा था। क्या यही ऑप्शन है क्या कहीं, मालवा के मेहमूद खिलजी फर्स्ट? अगर वही एक ही ऑप्शन होता कि मालवा के राजा को हरा कर, तो बिल्कुल सही उत्तर ये होता। लेकिन अब यहाँ पर आया मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना, तो फिर हमको इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से जहाँ मालवा शब्द आ रहा, मालवा और गुजरात, अगर आता केवल मालवा तो फिर केवल मालवा सही होता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से भी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, मुझे विश्वास है कि बहुत से विद्यार्थी जो तन मन से तैयार है, जैसी क्लास आती है फटाफट तैयार रहते हैं, पहले से पढ़ के तैयार रहते हैं, उनके क्वेश्चन भी राइट होते होंगे। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण किसने करवाया? जब विजय स्तंभ के ऊपर बिजली गिर गई थी, एक बार बिजली गिरी तो ऊपर वाला भाग टूट गया, ऊपर वाली 9वीं मंजिल टूटी थी, वो मंजिल किसने बनवाई, पुनः निर्माण किसने कराया? राणा सांगा, स्वरूप सिंह, राणा राज सिंह, राणा जगत सिंह। हमने पिछले प्रश्न में अध्ययन किया 9 मंजिल का विजय स्तंभ है, पुनः निर्माण किसने करवाया? तो पुनः निर्माण करवाने वाला राजा था राणा स्वरूप सिंह जी। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अगला प्रश्न, सारंगपुर का युद्ध जो 1437 में हुआ था, सारंगपुर का युद्ध बोलो या कुंभा की मालवा विजय बोलो, किन 2 राज्यों के मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? मेवाड़ मालवा, गुजरात मारवाड़, मेवाड़ मारवाड़, मेवाड़ चंदेल। अब ये प्रश्न भी बहुत से लोगों से गलत हो जाता है। प्रश्न आया सारंगपुर का युद्ध और बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लग जाता है कि यार चंपारण की संधि, सारंगपुर का युद्ध पूछो और याद एकदम दिमाग हमारा इतना सक्रिय होता है एग्जाम में भी कि चंपारण की संधि, और चंपारण की संधि सोचते हैं उनको लगेगा अरे चंपारण की संधि तो मालवा गुजरात, और अगर ऑप्शन कहीं है मालवा गुजरात, ठीक रहा, मालवा गुजरात है नहीं, बाकी मालवा गुजरात हो जाए। अगर ऑप्शन होता मालवा गुजरात तो फिर कई बार ऐसा कंफ्यूज हो जाए मालवा गुजरात, लेकिन यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं। सारंगपुर में कौन आया था? एक तरफ से मेवाड़ के कुंभा गए थे, उधर से मालवा का मेहमूद खिलजी फर्स्ट आया था। किस किस के बीच में हुआ था? मेवाड़ और
मालवा के बीच 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें जीती कौन सी सेना? मेवाड़ की सेना। निम्न में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाने जाते हैं? पिछले प्रश्न में भी आया था अभिनव भट्टाचार्य। राणा रासो, रासो रासो रासो, उसके बाद में हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, इन्होंने संगीत राज ग्रंथ लिखा। हिंदू पथ सांगा को बोलते थे, हिंदू सुल्तान कुंभा थे। अभिनव भट्टाचार्य कौन से राजा थे? कुंभा के थे सांगा, सांगा, बारमल, जयसिंह, चारों में से। मेवाड़ के किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली? इसका सीधा सा उत्तर होगा महाराणा कुंभा। और अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि क्यों मिली? क्योंकि उनको किसका ज्ञान अच्छा था? संगीत का। प्रश्न कभी पूछे महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस कारण मिली थी, या संगीत में अच्छा ज्ञान होने के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि मिली? तो आंसर कभी भी याद रखना अभिनव भट्टाचार्य। मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए और भी मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, सब लाऊंगा, लेकिन अभी टॉपिक वही चलो, लगभग 10 दिन आप टॉपिक वही चलो। अगला प्रश्न, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। संगीत के ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि मिली? संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, हाल गुरु। दान करते थे, दान गुरु। हाल गुरु, पर्वतों के ऊपर निवास किया, किले बनवाए, हाल गुरु। संगीत राज तो ग्रंथ का नाम है, यह कोई उपाधि नहीं। तो कौन सी मिली संगीत के ज्ञान के कारण? पिछले प्रश्न का ही रिवाइज, अभिनव भट्टाचार्य। किसको मिली? तो कुंभा को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? अब इनमें से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? नाथा, मुनि सुंदरसुरी, मुनि जीन विजयसुरी और टिल्ला भट्ट। नाथा, मंडन, नाथा, मुनि सुंदरसुरी, जीन विजयसुरी और टिल्ला भट्ट। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। नाथा, मुनि सुंदरसुरी, मुनि जीन विजयसुरी और टिल्ला भट्ट। देखो यहां पर एक प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है आपको। मुनि जीन विजयसुरी नाम ऐसा आ रहा है, मुनि जीन विजयसुरी होगा, लेकिन इसका वास्तविक उत्तर है मुनि जिनसेन सूरी था। मुनि जिनसेन था, ये जैन विद्वान था। नाथा था कुंभा के दरबार में, मंडन था, नाथा था, गोविंद था, मुनि सुंदरसुरी था, बिल्कुल सही है। टिल्ला भट्ट ये भी था। कवि मेहाजी तीर्थमाला ग्रंथ लिखी, वो भी थे। कौन नहीं था? मुनि जीन विजयसुरी। जीन विजयसुरी आ जाए नहीं था, बाकी जीन सेन सूरी आए तो है, क्योंकि जीन सेन सूरी एक जैन विद्वान थे। नाम थोड़ा सा जीन सेन सूरी नहीं दिया, एक शब्द आ गया विजय। विजय वाले कुंभा के दरबार में कभी नहीं था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नहीं हो ध्यान तो इसको रिवाइज करके याद करके लिखे और अपनी नोटबुक में उतार करके याद करें। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, उन्हें जीन विजयसुरी, जीन सेनसुरी, मुनि उद्योधनसुरी, हेमचंद्र। देखो ये प्रश्न रिवाइज हो गया, कौन सा जैन विद्वान कुंभा के दरबार में था? अब जीन विजयसुरी नहीं आया, जीन सेनसुरी आया, और जीन सेनसुरी कुंभा के दरबार का जैन कवि था। अगला प्रश्न, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? कौन से वाद्य यंत्र के कारण महाराणा कुंभा प्रसिद्ध थे, अच्छे संगीतज्ञ थे? कुंभा एक अच्छे संगीतज्ञ थे, संगीत के ग्रंथ लिखते थे। उनके हाथ में कौन सा अक्सर वाद्य यंत्र दिखता है हमको? सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। चारों वाद्य यंत्र, सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। आंसर होगा वीणा। कुंभा की बेटी भी संगीतज्ञ थी, रमाबाई, उसको भी वीणा अच्छा बजाने आता था। कुंभा को वीणा बजाने में अच्छा संगीतज्ञ का ज्ञान भी था और अच्छे वीणा भी बजाते थे, इसीलिए संगीत के ग्रंथ भी लिखे। तो कुंभा के वाद्य यंत्रों में कौन सा उत्तर होगा? वीणा। अगला प्रश्न, ये कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? चार ऑप्शन है, उदयपुर, बदनौर, कुंभलगढ़, ओसिया। महाराणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर कब बनाया? जब 1457 में बदनौर का युद्ध जीत गए थे वो। उस समय युद्ध जो मेवाड़ के सामने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था, वो दोनों जिन्होंने चंपानेर की संधि की थी, मालवा और गुजरात, वो संयुक्त सेना लेकर मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने आए और बदनौर का युद्ध हुआ। बदनौर वर्तमान में ब्यावर में आता है, जो पहले भीलवाड़े में था।
नए जिले बनने के बाद ब्यावर में चला गया। बदनौर का युद्ध जीतने के बाद कुशल माता मंदिर बनवाया गया। किसने बनाया? कुंभा ने। कहाँ पर बनाया? तो बदनौर में, और वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये? तो ब्यावर में। बदनौर, ब्यावर, भीलवाड़ा नहीं, ब्यावर। आंसर होगा सेकंड। अगला प्रश्न, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? मतलब अचलगढ़ किला किसके अंडर में था, किसने बनवाया, ऐसा कहा गया है? रतन सिंह, सांगा, कुंभा या महाराणा राज सिंह? मेवाड़ में 32 किले बने, कौन सा किला कुंभा के नहीं होगा? आंसर क्या होगा? महाराणा कुंभा। अचलगढ़ किला कुंभा, मचान दुर्ग कुंभा, बसंती दुर्ग कुंभा, सभी सिरोही में है। अगला प्रश्न, राजस्थानी वास्तुकला है का जनक किसे माना गया है? यानी कि राजस्थान वास्तुकला का जनक माना गया है, ये प्रश्न है। वास्तुकला मतलब स्थापत्य कला, सबसे ज्यादा स्थापना किसने की मेवाड़ में? राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, राणा कुंभा। वास्तुकला का जनक पूछे, 4 ऑप्शन। सबसे ज्यादा स्थापत्य कला किसने की? तो राणा कुंभा। कितने किले? 32। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा नहीं बनाया गया है? अब 32 के 32 तो हम नहीं बता रहे, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से देखो। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में, बसंती दुर्ग सिरोही में, मचान दुर्ग सिरोही में, और घाघरोन का किला झालावाड़ में। कुंभा ने अक्सर जो किले बनाए वो पहाड़ी पर बनाए हैं, हाल गुरु बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र का ज्ञान ज्यादा था कुंभा को। घाघरोन का किला तो नदियों के किनारे है, जल दुर्ग में आते हैं। तो अब आंसर हम दे सकते हैं कि इन तीनों में से एक किला है, चारों में से किला ऐसा है जो कुंभा ने नहीं बनाया, जो नदी के किनारे है, जल दुर्ग वाला घाघरोन। ये अरावली में नहीं है घाघरोन का किला। एक और प्रश्न आ सकता है कभी, निम्न में से कौन सा किला अरावली में नहीं? इन चारों में से घाघरोन नहीं। महाराणा कुंभा तो अरावली में पहाड़ी पर बनाने वाले कुंभलगढ़ है, बसंती है, मचान है। ये तीनों किसने बनाया? कुंभा ने। कौन सा नहीं बनाया? घाघरोन। और ये तीनों कौन से जिले में? राजसमंद में। ये सिरोही, ये सिरोही। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? राजस्थान में सबसे ज्यादा किले बनाने वाला राजा पृथ्वीराज चौहान, महाराणा राय सिंह, महाराणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा। प्रश्न रिपीट होते गए। 32 किले बनाने वाला, सबसे ज्यादा किले बनाने वाला, प्रश्न घुमाओ, सीधा पूछो, आंसर क्या होगा? महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? अभी अभी बताया गया आपको। मेरा प्रश्न रिपीट करने का क्या कारण है? इसलिए मैं बार बार प्रश्न रिपीट करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो विद्यार्थी सीधे वीडियो देख रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि हाँ यार अभी अभी पढ़ा, उत्तर तो आना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन से? पाली में, आहोर में, सिवाना में, माउंट आबू में। अब अगर इसका उत्तर दिया जाए, अभी अभी आपने पढ़ा था अचलगढ़ का किला कहाँ है? सिरोही में। अब इन चारों में से कौन सा स्थान सिरोही में आता है? पाली, पाली तो नया जिला, पाली तो जिला है। आहोर, सिवाना, सिवाना बालोतरा में आता है। आहोर जालोर वाला इलाका है। तो माउंट आबू कहाँ पर आता है? सिरोही में। तो फिर इसका आंसर हमारे हिसाब से क्या जमेगा भाई? माउंट आबू, सिरोही। अगला प्रश्न, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? सबसे पहले सेकंड शाखा चित्तौड़ में कब हुआ? 3 शाखे हुए। पहला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने जोहर किया, गोरा बादल लड़ते मारे गए थे, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के ऊपर अधिकार हो गया था। दूसरा शाखा कब हुआ था मेवाड़ के ऊपर? 1534 में। कौन आया था? गुजरात का बहादुर शाह आया था। किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, फिरोज शाह, अकबर। आंसर क्या होगा? बहादुर शाह। अब हमको बहादुर शाह शब्द सोचते ही हमको पूरा आसपास का इतिहास पता चल जाए। बहादुर शाह पहली बार कब आया? 1533 में। कर्मावती ने अपने दोनों बेटों को कहाँ भेज दिया? कर्मावती के 2 बेटे, अगर आपने पढ़ा हो। विक्रमादित्य और उदय सिंह, दोनों को ननिहाल भेज दिया, बूंदी। 1533 में जब आक्रमण किया बहादुर शाह ने, बहादुर शाह को रणथंभौर की जागीरी दे दी गई थी। बहादुर शाह रणथंभौर की जागीरी लेके संतुष्ट हो जाता है, लेकिन 1534 में पुनः आक्रमण करता है। कर्मावती अपने दोनों बेटों को भेज देती है और पन्नादाय को बुलाती है और कहती है, हे पन्नादाय, तुझे मेरे पुत्र की रक्षा का वचन देना होगा।
पन्नादाय पुत्र की रक्षा का वचन देती है। और ये जानकारी भी है, एक पूर्व ताम्र पत्र लिखा है, उसमें लिखा हुआ है, ये कोई चीजें अंदाज से या मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, सब लिखी हुई बातें हैं कि पन्नादाय वचन देती है, कर्मावती जौहर करने से पहले अपने पुत्र रक्षा का वचन मांगती है। कर्मावती पन्नादाय से, पन्नादाय गुर्जर जाति की महिला थी जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर कर्मावती के बेटे उदय सिंह को भी बचा दिया था, विक्रमादित्य ने हत्या की थी। लेकिन हमारा प्रश्न सीधा सा आया है, किसने आक्रमण किया था? बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? सेकंड नंबर को जो शाखा हुआ 1534 में, उसमें जौहर करने वाली रानी कौन थी? पद्मिनी, कर्मावती, जसमती और जीजाबाई। पद्मिनी ने 1303 में किया, अभी अभी पढ़ रहे कर्मावती 1534। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब चित्तौड़ के ऊपर अकबर का आक्रमण हुआ उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? कुंभा, सांगा, उदय सिंह, प्रताप। देखो आप क्या बनना चाहते हैं, मुझे पता है विद्यार्थी को सीधा सा आंसर आएगा महाराणा प्रताप। कि चित्तौड़ के आक्रमण के, अकबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का राजा कौन था? महाराणा प्रताप। क्यों? इसलिए आता है कि अकबर का नाम सुनते प्रताप ही याद आते, और ये अगर बढ़ दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। अकबर तो महाराणा प्रताप के सामने कभी आया ही नहीं और आक्रमण हुआ भी नहीं। आमने सामने महाराणा प्रताप अकबर की कभी मुलाकात नहीं हुई। पहली बार अकबर जब उदयपुर आक्रमण करने आता है, मेवाड़ आक्रमण करने आता है, तब मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी थे। आंसर होगा सी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, गलत नहीं हो जाके। अगला प्रश्न, अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कब कर लिया था? कहते हैं कि उदय सिंह जी चले गए थे गोगुंदा, गोगुंदा छोड़कर आगे उदय सिंह के दो बहादुर सेनापति जयमल बत्ता बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं, लेकिन युद्ध में लड़ते मारे गए। हमारी सेना कम थी, उनकी सेना ज्यादा थी। जयमल के पांव में अकबर की बंदूक की गोली लग जाती है, संग्राम नामक बंदूक थी। उसी युद्ध में जयमल बत्ता के साथ में कल्लाजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए, जिसको अकबर ने 4 हाथ वाले लोक देवता कहा था। लेकिन अकबर की सेना जीतती है, मेवाड़ की सेना हार जाती है, और 25 फरवरी 1568 को मेवाड़ के ऊपर अधिकार हो जाता है। चित्तौड़ का किला अपने अधिकार में ले लेता है अकबर। और कहते हैं कि अकबर ने उदयपुर में, मेवाड़ में लोगों का कत्लेआम करवाया, बहुत लोग मारे गए। अकबर की लड़ाई राजा से थी, लेकिन लोगों को मारा, बच्चे बच्चे महिलाओं को मारा गया, और ये अकबर के जीवन का अमिट कलंक है। अकबर धार्मिक आदमी था, लेकिन अगर इस स्थिति को देखते हैं मेवाड़ वाली घटना को, तो अकबर किस रूप से धार्मिक था? 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। अकबर के जीवन का अमिट कलंक। अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर अधिकार किया, वो तारीख पूछे 25 फरवरी 1568 सी उत्तर। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? अब तीसरा शाखा हुआ कब हुआ, सन भी पूछा है। अगर सन पूछे तो मैं बता दूं आपको 1568। महाराणा उदय सिंह के समय, महाराणा कुंभा के समय, सांगा के समय, महाराणा प्रताप के समय तीसरा शाखा हुआ। तब आक्रमण किया था अकबर ने, और अकबर के सामने राजा कौन थे? तो उदय सिंह। किस राजा के काल में हुआ, ऐसा पूछा गया है। राजा का नाम पूछे तो उदय सिंह जी के काल में, 1568 में। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी? महाराणा प्रताप जन्मे कहां थे? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। 4 ऑप्शन है। बच्चा बच्चा जानता है मेवाड़ में, तो राजस्थान की धरती पर कोई राइट क्यों नहीं कर सकता इस प्रश्न को? सब जने राइट करेंगे भाई। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है? पर ऐसा नहीं हो जाए सर राइट ही है हमारा, तो हल्दीघाटी, गरम फूटे फिर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप कौन से किले में जन्मे थे? कुंभलगढ़ के किले में। आंसर होगा डी। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा प्रताप, ये लाइन कोई नहीं। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह। कीका किसका नाम था? किसको बचपन में कीका के नाम से जाना गया था? कीका, जिसको पहाड़ी बच्चा कहते हैं, ये नाम भील जनजाति के लोगों ने दिया था। भील जनजाति के लोग महाराणा प्रताप के विशेष मित्र भी थे, सहयोगी भी थे, और महाराणा प्रताप और भील सेना ने संयुक्त रूप से साथ में लड़कर के अकबर की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था।
मेवाड़ कभी भी गुलाम नहीं हुआ, तो विशेष तौर मेवाड़ के राजा का विशेष योगदान महाराणा प्रताप का, और साथ में भील जनजाति का भी विशेष योगदान। हालांकि मेवाड़ में सभी जातियों का योगदान है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैन लोगों का भी विशेष योगदान, क्योंकि भामाशाह जैसे अगर सेठ उस समय नहीं होते, महाराणा प्रताप को पैसे नहीं देते, ऐसे दानवीर आते नहीं, तो महाराणा प्रताप सेना कहाँ से लाते। सबका अच्छा योगदान था, इसलिए मेवाड़ कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़। बचपन का नाम कीका, कीका पहाड़ी बच्चा किसने दिया? भील जनजाति ने। किसको दिया? तो महाराणा प्रताप। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? समय भी बताना है और जगह आपको पता ही, पिछले प्रश्न में कुंभलगढ़। 9 मई 1540, 1 मई 1540, 9 मई 1542, 8 मई 1541। मुझे पता है बहुत से बच्चों को तारीख तो याद होती है, लेकिन सन मिस कर जाते हैं कभी। 9 मई तो पता है, लेकिन 9 मई भी 2 आगे, 40 था, 42 था। जल्दबाजी में गलत नहीं करें, सीधा सा आंसर है 9 मई 1540 में। प्रश्न अगला, और देखो समय कम है, फास्ट चलना है। अब हमको खरगोश बनना पड़ेगा। कहते हैं कछुए की तरह चलो, कछुए की तरह चलना अच्छी बात है, लेकिन कई बार कछुआ किताबों में ही जीतता है, असली बाजी खरगोश भी जीत सकता है। कछुए को तो किताबों में ही हमने जीता, कहानियों में ही जीता देखा है, लेकिन खरगोश बनना भी अच्छी बात है। थोड़ी गति बढ़ाओ आप। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सबसे पहले कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहली बार कहाँ हुआ? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। 4 ऑप्शन राइट करो भाई। तो महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी 1572 को। होली के दिन मरे थे उदय सिंह जी, और होली के दिन मरे थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी होली के दिन ही हुआ था। इनका बेटा जगमाल, उदय सिंह का बेटा मतलब महाराणा प्रताप का भाई जगमाल गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन मेवाड़ के लोगों ने जगमाल को गद्दी से हटा दिया और महाराणा प्रताप को बिठाया। पहली बार कौन सी जगह बिठाया? तो गोगुंदा में, जहां पर उदय सिंह का दाह संस्कार हुआ था, गोगुंदा में। दूसरी बार फिर समारोह मनाया था, पार्टी मनाई थी, राज्याभिषेक धूमधाम से हुआ था कुंभलगढ़ के किले में। राज्याभिषेक समारोह कहाँ मनाया? कुंभलगढ़ के किले में। दूसरी बार कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़ में। लेकिन क्या पूछा है? सर्वप्रथम कहाँ हुआ? और सर्वप्रथम भी नहीं आवे, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? क्या उत्तर होगा? गोगुंदा ही होगा। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? तो समय पूछा है, तारीख पूछी है। महाराणा प्रताप की राजगद्दी की 72, 73, 71, 70। सन आपको याद होगा, तारीख भी जोड़ो साथ में, 28 फरवरी 1572। कौन से त्योहार के दिन महाराणा प्रताप राजा बने थे? उस दिन कौन सा त्योहार था अपना? होली का। राजस्थान में सबसे ज्यादा गीत कौन से त्योहार पे गाते हैं? होली नहीं है, गणगौर। सेकंड बार होली। सबसे ज्यादा त्योहार, सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार है गणगौर, और सेकंड गणगौर के बाद गीत किस पे गाते हैं? तो होली। त्योहारों की नगरी किसको बोलते हैं? जयपुर को। सिटी ऑफ फेस्टिवल्स जयपुर। गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ है? डोल म्यूजियम। डोल म्यूजियम, गुड़ियाओं का संग्रहालय भी जयपुर में है। जयपुर को क्या नाम दिया? पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। जयपुर का रंग गुलाबी किसने करवाया था? राम सिंह जी सेकंड ने। कौन आया था? अंग्रेज, प्रिंस अल्बर्ट। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? अब ये भी अच्छा प्रश्न, प्रश्न बहुत ज्यादा है। हमको क्या पूछा जाए? हमको जो पूछा जाए वो आ जाए तो ओके, और उसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। 30 जुलाई 1527, 29 नवंबर 1530, 30 जनवरी 1528, 28 अगस्त 1529। 4 ऑप्शन आपके सामने है। महाराणा प्रताप के बाद, महाराणा प्रताप के पहले राणा सांगा, 30 जनवरी 1528। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना? अब ये चारों अच्छे प्रश्न। सांगा जब मर जाते हैं तब राजगद्दी पर कौन बैठता है? विक्रमादित्य, रतन सिंह, राणा राज सिंह, राणा उदय सिंह। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देना, तो मैं देखता हूं किस किस के सही आता। मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के बाद कौन बैठा था? एक प्रश्न और आता है कभी, तो बाद में आपको अगले प्रश्न बताएंगे, लेकिन इन चारों में से उदय सिंह और राज सिंह का कोई संबंध यहाँ तो है नहीं, ये तो बाद की बात है। उदय सिंह तो छोटे थे, कर्मावती ने जौहर किया बाद में। राणा सांगा जब मर जाते हैं 30 जनवरी 1528 को, विक्रमादित्य और रतन सिंह में से कौन बचता है? पहले रतन सिंह बचता है। रतन सिंह बचता है, लेकिन रतन सिंह थोड़े दिन के बाद में बूंदी में ही जाकर के युद्ध करते हुए
सूरजमल हाड़ा था, उससे लड़ाई करते मारा गया। लेकिन प्रश्न, सांगा की मृत्यु के बाद कौन बेटा, सांगा का बेटा कौन था? रतन सिंह बेटा था। आंसर होगा सेकंड। अगला प्रश्न, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? अब देखो, बहादुर शाह ने 2 हमले किए थे। अगर आ जाए पहला हमला कब किया, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और हो 1534, तो फिर दोनों सही है। 33 में भी किया, 34 में भी किया। यहाँ पर 34 तो है ही नहीं, फिर तो क्या पढ़ना है, फिर 33। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होते तो यहाँ पर होता पहला हमला कब किया, तो फिर बोलते 33। दूसरा हमला कब किया, 34। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा राइट होगा, 1533। अगला प्रश्न, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? बहुत बढ़िया प्रश्न। गर्व है ऐसे सेनापतियों पर, गर्व है ऐसे वीर योद्धाओं पर। राणा सांगा घायल हो गए, राजा घायल हो गए, राजा की जिम्मेदारी वो व्यक्ति संभालते हैं। कौन सा ऐसा राजपूत सरदार था जिसने राणा सांगा की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? जयमल, जलाज्जा, रामसाय तंवर, दुर्गादास। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मेवाड़ की राजगद्दी राणा सांगा के पास थी, लेकिन घायल अवस्था में सांगा को बचाना जरूरी था और अंत समय में इसी जिम्मेदारी संभालने वाले इन 4 में से कौन था? जाला अज्जा, सादड़ी के जाला अज्जा। आंसर होगा सेकंड। आज के 35 प्रश्न आपने किए। मैं चाहता हूं आप हमेशा अपडेट रहें, ओके रहें, अगले प्रश्न भी ऐसे देते रहें। आपने जो भी प्रश्न दिए हैं अपना आकलन करें, स्वमूल्यांकन करें, है ना, दूसरों के भरोसे नहीं रहे। और प्रश्न आपस में भी बैठते हो, आप जब वीडियो देखते हो 2-2 बैठ करके ऐसे मत देखो, फिर क्या अपना दिमाग काम नहीं करता, दूसरे का दिमाग काम कर जाता है, फिर अपना दिमाग उसी तरह से चलता है। फिर परीक्षा में फिर अपन स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते। हमको अलग से मोबाइल लेके बैठना है, हमको हमारा प्रश्न देने, आंसर देने। और बहुत जल्द अपन लाइव आने वाले, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, पूरा देखें। और कोई अगर मान लो कुछ कमी हो तो अपन उसको संशोधन करेंगे। आप कमेंट में लिखिए, कोई बात नहीं। अगर कोई थोड़ी बहुत ऐसी कमी, क्योंकि मेरी थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं 2-4 दिन में ठीक भी हो जाऊँगा। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, अगली क्लास के लिए तैयार है। धन्यवाद।